हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 के 1.2.1 तक हमने कवर कर लिया था। आज इसकी वीडियो में हम 1.23 समकालीन अर्थातवाद अथवा नव अर्थातवाद के बारे में पढ़ेंगे। समकालीन आधुनिक अर्थातवाद को नव अर्थातवाद या संरचनात्मक अर्थात भी कहा जाता है। इसका उदय 1980 के दशक में केनेथ वोल्टेज के प्रभाव में हुआ। चाहे नव उपनिवेशवादी शक्ति की प्राथमिकता और उसके महत्व को स्वीकार करते हैं, फिर भी वह सभी घटनाओं का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। नव अर्थातवादी विचारकों के अनुसार राज्यों के आचरण का मुख्य तत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा वह विश्व राजनीति के विविध आयामों या नियमों का वर्णन करते हैं। उनका विश्वास है कि इसकी व्याख्या केवल राष्ट्रीय हितों अथवा राज्यों की नीतियों के अनुसार नहीं की जा सकती है। पारंपरिक अर्थातवादी जहाँ युद्ध के कारणों की मानव प्रकृति से उत्पन्न मानते हैं, वहीं नव अर्थातवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। उनका कहना है, विश्व समुदाय के हितों की रक्षा करने अथवा नियमों को लागू करने के लिए किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव उत्तरदायी है। अन्य शब्दों में मानव स्वभाव प्रकृति नहीं बल्कि अराजक व्यवस्था के कारण भय, शंका, द्वेष अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में असुरक्षा जन्म लेते हैं। नव अर्थातवादियों का कहना है कि चाहे विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध कितने ही मैत्रीपूर्ण क्यों न हो, उनमें कभी न कभी मतभेद या संघर्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं। इस प्रकार के संरचनात्मक या नव अर्थातवाद को प्राय केनेथ वोल्टेज की पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के साथ जोड़ा जाता है। वोल्टेज के विचारकों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वोल्टेज का यह स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार अराजकता के कारण युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौते असंभव हो जाते हैं। अराजकता के अभिप्राय यह है कि संप्रभु राज्यों के ऊपर उच्चतर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि उनके मध्य शांति स्थापित करवा सके। इस स्थिति को प्राय युद्ध की स्थिति का पर्याय मान लिया जाता है। युद्ध की स्थिति की बात करते समय संरचनात्मक अर्थातवादी यही नहीं कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े पैमाने पर युद्ध निरंतर होता है। वास्तव में इस बात की संभावना बराबर रहती है। कोई राज्य कभी भी युद्ध का सहारा ले सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि अराजक परिवेश में युद्ध की संभावना सदैव रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ऐसी है कि चाहे राज्यों के नेतागण शांति के कितने भी इच्छुक हो, व्यवस्था राज्यों को युद्ध के लिए प्रेरित कर ही देती है। नव अर्थातवादियों का विश्वास है कि सरकार का रूप चाहे लोकतांत्रिक हो अथवा समग्रवादी तानाशाही हो, यह नेतृत्व का व्यक्तित्व कैसा है, इन बातों का महत्व युद्ध की संभावना के संदर्भ में कम है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि युद्ध तो अराजकता की स्थिति के कारण होते हैं। केनेथ वोल्टेज संरचनात्मक अर्थातवाद ही नव अर्थातवाद का एकमात्र प्रतिमान नहीं है। समकालीन अर्थातवादियों का एक अन्य समूह भी है। इनमें प्रमुख है जोसेफ ग्रीचो। इन्होंने वोल्टेज के विचारकों का हंस मोरगेंतो, रिमॉन्ड आरो, स्टैनली हॉफमैन, रॉबर्ट ग्लिपिन जैसे पारंपरिक अर्थातवादियों के विचारों से समन्वय करके एक आधुनिक अर्थातवाद मॉडर्न रियलिज्म की रूपरेखा प्रस्तुत की है। ग्रीचो उन आधुनिक या समकालीन अर्थातवादियों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि नव उदारवादियों के आलोचक हैं, जिनका दावा है राज्यों का एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ अर्जित करना है। ग्रीचो का कहना है कि सभी राज्य असीमित तथा सापेक्षिक लाभ दोनों में रुचि रखते हैं। यह भी चाहते हैं कि इन उपलब्धियों के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किस प्रकार वितरित किया जाए, परंतु यह नव अर्थातवादी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में दो बाधाओं की संख्या व्यक्त करते हैं। एक तो उनका भय जो कि नियमों का पालन ना करे, दूसरा अन्य राज्यों की सापेक्षिक लाभ की चिंता।
नव अर्थातवाद का एक तीसरा पक्ष यह भी है सुरक्षा अध्ययन, सिक्योरिटी स्टडीज के नाम से जाने जा रहे हैं। इस प्रकार के नव अर्थातवाद को दो उप समूहों में विभाजित किया जाता है: आक्रामक नव अर्थातवाद तथा रक्षात्मक अर्थातवाद। एक और आक्रामक नव अर्थातवादी सापेक्षिक शक्ति पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर रक्षात्मक नव अर्थातवादी उदारवाद की एक शाखा नव उदारवादी संस्थागत नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट के साथ भ्रमित कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। परंपरावादी अर्थातवादियों की भांति आक्रामक नव अर्थातवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संघर्ष अनिवार्य है तथा नेताओं को सदा विस्तारवादी शक्तियों से सतर्क रहना चाहिए। दूसरी ओर रक्षात्मक नव अर्थातवादी युद्ध के भीषण परिणामों से अवगत है। उनका तर्क यह है कि युद्ध सदा ही समाज के तर्कविहीन वर्गों की गतिविधि और उनकी सोच का परिणाम है। इसके अतिरिक्त उनका तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विस्तारवादी शक्तियों की उपस्थिति के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है। यह शक्तियां सदा बल प्रयोग के लिए तैयार रहती हैं, जिनके कारण संसार में शस्त्रास्त्रों के बिना सह अस्तित्व असंभव है। साथ ही वह यह भी स्वीकार करते हैं कि सहयोग संभव हो तो अवश्य है, परंतु यह सहयोग केवल मित्र देशों से ही संभव है। लेकिन इस सब पर अनेक विद्वानों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आलोचकों का कहना है कि वोल्टेयर जैसे नव अर्थातवादी जिस सिद्धांत के रचनाकार हैं, वह मानव स्वभाव की उपेक्षा करके इस पूर्व मान्यता मात्र पर चलते हैं कि राज्य सदा प्रतिस्पर्धी होते हैं। वह अहम पर आधारित संस्थाएं हैं। हम इस इकाई में आगे चलकर अर्थातवादी उपागमों की और भी सामान्य आलोचना पर ध्यान देंगे। अर्थातवाद की प्रमुख अवधारणाएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अर्थातवाद जिन अवधारणाओं पर बल देता है वह है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा। इन अवधारणाओं के समुचित ज्ञान के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्रमिक अध्ययन संभव ही नहीं है। इन अवधारणाओं की समीक्षा निम्न प्रकार से करना उचित होगा। राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या और समीक्षा करने में अर्थातवादी विचारक राष्ट्रीय हित की अवधारणा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस अवधारणा में चाहे कुछ अस्पष्टता अर्थात अनेकार्थता अवश्य है, फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल मंत्र है। विदेश नीति के उद्देश्य के रूप में राष्ट्रीय हित ही राज्यों के सभी निर्णयों का आधार होता है। इस संबंध में लगभग सभी अर्थातवादी एकमत है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि राष्ट्रीय हित के संबंध में कुछ मूल अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या राष्ट्रीय हित की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? क्या समय और स्थान के साथ राष्ट्रीय हित परिवर्तित होते रहते हैं? यह कौन तय करता है किसी समय विशेष पर किसी देश का राष्ट्रीय हित क्या है? उसकी प्राथमिकताएं किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं? राष्ट्रीय हित संबंध देश के लोगों के वास्तविक हितों को सदा स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। क्या राष्ट्रीय हित सब नागरिकों के हितों का योग मात्र है, या फिर क्या राष्ट्रीय हित किसी देश के अभिजन वर्ग के मूल्यों की अभिव्यक्ति मात्र है? इतिहास का अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि विभिन्न राजनेताओं ने राष्ट्रीय हित के नाम पर अपनी नीतियों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, नेपोलियन ने रूस के विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू करते समय यह दावा किया कि वह ऐसा फ्रांस के राष्ट्रीय हित में कर रहा था। उसने वाटरलू के अपने अंतिम अभियान के समय भी किया था, जहां उसकी पराजय हुई थी। इसी प्रकार हिटलर ने भी जर्मनी के राष्ट्रीय हित की दुहाई देते हुए अपनी विस्तारवादी नीतियों और बिना सोचे विचारे बहुमोर्चा युद्ध को भी उचित ठहराया था। इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण हैं, जबकि नेतागण अपनी कूटनीतिक रणनीति को राष्ट्रीय हित के नाम पर उचित ठहराते हैं।